हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास में हमेशा की तरह आपको मिलेंगे स्टार्टिंग में डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहता है, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब रहती है। पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे उसका सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सब कुछ जितनी भी पैटर्न हो सकते हैं वोकैब के वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद हम करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस जिससे आपका रीडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज़ करेंगे बिल्कुल एग्जाम वाले पैटर्न पर, और ग्रामर के एमसीक्यूज़। देन जितना कुछ स्टार्टिंग में पढ़ा है उन सबको ट्रिकी एमसीक्यूज़ के साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसके बाद सब कुछ आपको रट जाता है। बेनिफिशियरीज ये सारे हैं, आप देख लेना। ठीक है, चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। वोकैबुलरी, पहला वर्ड है कोअलिशन। नाउन होता है, गठबंधन को बोलते हैं कोअलिशन। एक टेम्परेरी अलायंस है, एक टेम्परेरी तरीके से कुछ समय के लिए अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ है फॉर कंबाइंड एक्शन, कुछ साथ में एक्शन लेने के लिए, तो वही होता है कोअलिशन। द अपोजिशन पार्टीज फॉर्म्ड अ कोअलिशन टू डिफीट द रूलिंग पार्टी। जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने फॉर्म करा है कोअलिशन, एक गठबंधन कर लिया, आपस में मिल गए टू डिफीट द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी जो राज कर रही थी, पार्टी जो सत्ता में थी, उसको हटाने के लिए, उसको हराने के लिए। अलायंस हो सकता है, यूनियन हो सकती है और पार्टनरशिप हो सकता है ना। पार्टनरशिप में भी तो है ये फिर पार्टीज आपस में, तो तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप अलायंस को मार्क करेंगे। एक तरफ तो गठबंधन हो रहा है, जुड़ रहे हैं आपस में, यूनियन हो रही है, अलायंस हो रहा है, पार्टनरशिप हो रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा फिर? डिवीज़न, बट गए। सेपरेशन, अलगाव हो गया, और डिसयूनियन हो गया, है ना, अलग हो गए। वो यूनियन थी पहले, वो डिसयूनियन हो गया। तीनों जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है एजर्शन। नाउन होता है, दावे को बोलते हैं एजर्शन। अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और बिलीफ। एक कॉन्फिडेंट और फोर्सफुल स्टेटमेंट है, किस चीज़ का? या तो फैक्ट का या फिर बिलीफ का, तो वही है, मतलब दावा कर रहे हैं किसी चीज़ का। हर असर्शन दैट शी हैड बीन प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंसिडेंट वॉज चैलेंज्ड। उसका जो दावा था कि वो प्रेजेंट थी ड्यूरिंग द इंसिडेंट, जब घटना हुई, वॉज चैलेंज, उस चीज़ को चैलेंज करा गया। तो कोर्ट में बात चल रही होगी, गवाही वगैरह की एक सेंटेंस है ये। क्लेम बोल सकते हो, एजर्शन का मतलब दावा हो सकता है, डिक्लेरेशन हो सकता है और अफर्मेशन हो सकता है। तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो दावा करा जा रहा है, बताया जा रहा है, मजबूती से चीज़ों को कॉन्फिडेंस के साथ में कहा जा रहा है, लेकिन उसका उल्टा क्या रहेगा फिर? डिनायल, मना कर दिया जा रहा है, रिजेक्शन कर दिया जा रहा है, और रिफ्यूटेशन। रिफ्यूटेशन को मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है स्टिच। नाउन भी है, वर्ब भी है। टाँका या फिर टाँके लगाने को बोलते हैं। एक लूप ऑफ थ्रेड है या यान। टू स्यू, सिलने को बोलते हैं बेसिकली। द टेलर स्टिच्ड द टॉर्न शर्ट स्किलफुली। टेलर ने क्या करा है? स्टिच करा मतलब सिल दिया। टॉर्न मतलब फटा हुआ, शर्ट तो पता ही है आपको, तो टेलर ने, दर्जी ने फटी हुई शर्ट को स्किलफुली स्टिच कर दिया, सिल दिया। स्यू बोल सकते हो। मैंड मतलब ठीक करना, और हेम, तीनों का सेम मीनिंग है, ठीक करने से मतलब है या सिलने से। ठीक है, तो ये इसमें से आप मार्क कर सकते हो, स्यू को मार्क कर सकते हो, मैंड भी ठीक है, हेम भी ठीक है, तीनों वर्ड अच्छे मिल गए। अब एक तरफ तो टाँके लगा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ रिप मतलब फाड़ दे रहे हो, टीयर कर रहे हो, और अनरावल, तीनों का मतलब है फाड़ देने से। ठीक है, तीनों वर्ड ये भी बहुत अच्छे हैं, इन तीनों को भी मार्क करेंगे। एग्जाम में ऐसे ही मिल जाते हैं वर्ड, अनरावल मिल जाएगा आपको, समझ में नहीं आएगा क्या है ये, तो इनको याद कर लो बेटा। अगला वर्ड है स्टन। वर्ब होता है, चौंका देने को बोलते हैं स्टन। टू शॉक और एस्टोनिश। शॉक कर देना किसी को, एस्टोनिश कर देना, अचंभित कर देना, चौंका देना, वही होता है स्टन। द मैजिशियंस परफॉर्मेंस स्टर्न्ड द एंटायर ऑडियंस। मैजिशियन जादूगर था, उसकी जो परफॉर्मेंस थी, वो जो एक्ट कर रहा था, उससे स्टन हो गया, चौंक गए सारी की सारी एंटायर ऑडियंस। अमेज हो सकता है, शॉक हो सकता है, और डेज, डेज को मार्क करेंगे। ठीक है, अमेज का और शॉक का तो पता होगा, चौंकने को ही बोलते हैं। अब एक तरफ तो चौंक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ, अच्छा चौंकता कब है कोई इंसान? आप कभी भी किसी चीज़ से अगर चौंकोगे तो कैसे चौंकोगे? तब चौंकोगे जब आपकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, आपको ऐसा लगता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, और अचानक से वो चीज़ हो गई तो आप चौंक गए। तो इसका उल्टा क्या करेगा फिर? एक्सपेक्ट, मतलब आपने उम्मीद कर ली तो चौंकोगे तो नहीं। किसी चीज़ की पहले से ही प्रिडिक्शन है कि ऐसा हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर तो नहीं चौंकोगे, और अगर आप अलर्ट हो तब भी नहीं चौंकोगे। तो तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। डिसाइसिव वर्ड है अगला, एडजेक्टिव होता है, निर्णायक को बोलते हैं डिसाइसिव। सेटलिंग एन इश्यू, एक इश्यू को सेटल करने वाली कोई चीज़ है। प्रोड्यूसिंग अ डेफिनेट रिजल्ट, और उससे क्या निकल रहा है? बहुत ही डेफिनेट रिजल्ट निकल रहा है, उसको बोलते हैं डिसाइसिव चीज़। द कैप्टन्स डिसाइसिव मूव लेड टू देयर विक्ट्री। कैप्टन जो कप्तान था टीम का, उसका एक डिसाइसिव मूव उसने लिया, और उससे क्या हो गया? उनको विक्ट्री मिल गई। कंक्लूसिव हो सकता है, जिससे कंक्लूजन निकल जाए। डिटरमिन्ड हो सकता है, रेजोल्यूट हो सकता है, मार्क करो रेजोल्यूट को। अब एक तरफ तो डिसाइसिव एक्शन है, निर्णायक है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर? इनडिसाइसिव रहेगा। हेजिटेंट है, जिसमें झिझक है,
और डाउटफुल है जिसमें डाउट हो रहा है। तो ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है शन, वर्ब होता है, दूर रहने को बोलते हैं शन। परसिस्टेंटली अवॉइड, इग्नोर और रिजेक्ट। परसिस्टेंटली लगातार चीज़ों को क्या करा जाएगा, अवॉइड करा जाएगा, इग्नोर करा जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब दूरी बना कर रखा जाएगा, वही होता है शन। ही शन्ड सोशल मीडिया टू फोकस ऑन हिज स्टडीज़, उसने क्या करा है, सोशल मीडिया को शन कर दिया, मतलब दूरी बना ली सोशल मीडिया से। टू फोकस ऑन हिज स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ पर फोकस करने के लिए, ध्यान देने के लिए। सोशल मीडिया से देखो, पढ़ाई अगर आप करना चाहते हो पूरे फोकस के साथ तो आपको सोशल मीडिया से दूरी बनानी ही पड़ेगी। ये नहीं है आप मॉर्निंग में उठते ही 10, 20, 50 के आसपास रील देखो और फिर उसके बाद सोचो कि मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर से दोबारा से पढ़ने बैठे, तब फ़ोन उठाया, तब फिर से रीलें देखनी शुरू कर दी, शॉर्ट्स देखने शुरू कर दिए। तो ये बहुत गंदी प्रैक्टिस है। रील्स वगैरह ने इंसान के पूरे दिमाग को खोखला कर दिया है। तो रील्स वगैरह से, इससे सोशल मीडिया से दूरी बनाओ और रील्स वगैरह जितना कम से कम हो सके कम देखो। अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम बहुत कम रखो, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। सिनोनिम क्या हो जाता है भाई, दूर रहना, शन का मतलब अवॉइड करना, इवेट करना और इग्नोर करना। ठीक है, इवेट, इग्नोर, अवॉइड, ये सब का मतलब वही है, दूरी बनाना। ठीक है, अब एक तरफ तो दूरी है तो, लेकिन दूसरी तरफ एम्ब्रेस करना, उसको शामिल करना, आपस में एक्सेप्ट कर लेना, सीख करना। ठीक है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क करो एम्ब्रेस को। अगला वर्ड है रिजीम, नाउन होता है, शासन व्यवस्था को बोलते हैं, एक सिस्टम है गवर्नमेंट का या फिर रूल है, शासन है, तो उसको बोलते हैं रिजीम। द ऑथोरिटेरियन रिजीम, जो शासन था, कर्टेल, ऑथोरिटेरियन कैसा होता है, जो डिक्टेटर, तानाशाही वाला शासन होता है। तो ऑथोरिटेरियन रिजीम जो है, शासन है, कर्टेल फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसने क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर दिया है, कम कर दिया है। गवर्नमेंट हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, रूल हो सकता है, वो सब रिजीम के सिनोनिम हो जाएंगे। अब एक तरफ तो शासन व्यवस्था है, सरकार वहाँ पर अच्छे से काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ तो एनार्की है ना, सरकार ही नहीं, सारी चीज़ें डिसऑर्डर में हो गई। और लॉ लेसनेस है, 3 वर्ड से बना, लॉ लेस और नेस। लॉ मतलब कानून, लेस कानून नहीं है, और नेस उसकी स्थिति, कानून ना होने की स्थिति को बोलते हैं लॉ लेसनेस। अगला वर्ड है इनएक्सप्लिकेबल, एडजेक्टिव होता है, असमझ को बोलते हैं इनएक्सप्लिकेबल। अनेबल टू बी एक्सप्लेन्ड और अंडरस्टूड, कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, किसी चीज़ को समझा नहीं जा सकता, वही होता है इनएक्सप्लिकेबल। द लाइट्स इन द स्काई वर इनएक्सप्लिकेबल, जो स्काई के में लाइट्स दिख रही थी वो कैसी थी, इनएक्सप्लिकेबल थी, समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ से आ रही हैं। मिस्टीरियस हो सकता है, रहस्यमय, पजलिंग हो सकता है और बैफलिंग हो सकता है। तीनों प्यारे वर्ड्स हैं, तीनों को मार्क करेंगे, मिस्टीरियस को भी, पजलिंग को भी और बैफलिंग को भी सॉरी। अब एक तरफ तो असमझ में है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अंडरस्टूड नहीं हो सकती, दूसरी तरफ फिर इसका उल्टा रहेगा, अंडरस्टैंडेबल है, एकदम क्लियर है और ऑब्वियस है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। चलिए अगला वर्ड है नोमेनक्लेचर, नाउन होता है, नामकरण प्रणाली को बोलते हैं, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नाम या टर्म दिए जाते हैं, यूज्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जब नाम देने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर कैन बी कन्फ्यूजिंग टू ले पर्सन, जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है वहाँ पर जो नाम देने की, जो भाई साइंटिफिक नाम कैसे होते हैं, बहुत खतरनाक नाम होते हैं ना, वो याद भी नहीं होते, समझ में भी नहीं आते क्या नाम दिया है। तो जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है ना, कैन बी कन्फ्यूजिंग, वो कन्फ्यूजिंग हो सकता है ले पर्सन के लिए, किसी जो ऐसा पर्सन जो नहीं पढ़ा लिखा है, ले पर्सन होता है जो अनपढ़ टाइप का होता है, उसको तो समझ में ही नहीं आएंगे ना वो क्या वर्ड्स है। तो नोमेनक्लेचर मतलब टर्मिनोलॉजी हो सकती है, क्लासिफिकेशन हो सकता है और नेमिंग हो सकता है, ठीक ना, तीनों ये हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। उसका उल्टा क्या हो जाएगा फिर, अननेमिंग हो सकता है। एनोनिमिटी का है मतलब जहाँ पर कोई नाम ही नहीं है, किसी का नाम ही नहीं, गुमनाम वाली चीज़ें, ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पर नाम नहीं दिया जा रहा, एनोनिमिटी होती है। और जनरलाइजेशन है, सब चीज़ों को जनरल मान लिया गया है। अगला वर्ड है रफल, वर्ब होता है बिगाड़ने को या झल्लाने को बोलते हैं रफल करना। टू डिस्टर्ब द स्मूथनेस और ट्रैंक्विलिटी, किसी चीज़ की ट्रैंक्विलिटी को, स्मूथनेस को, है ना, उसको ख़राब कर देना, बिगाड़ देना, उसको बोलते हैं रफल करना। हिज रिमार्क्स रफल्ड हर काम डिमिनोर, उसकी रिमार्क्स ने उसके जो शांत एकदम डिमिनोर उसका स्वभाव था उसको ख़त्म कर दिया, कम कर दिया। एजिटेट हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, एनॉय हो सकता है, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब एक तरफ तो बिगाड़ा जा रहा है, एनॉय करा जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है, इरिटेट करा जा रहा है, एजिटेट करा जा रहा है, भड़काया जा रहा है। उसका उल्टा क्या होगा फिर, सूद, एकदम शांत करना, काम करना और स्मूथ करना। ठीक है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। सूद बड़ा प्यारा वर्ड है, सूद बहुत प्यारा वर्ड है, शांत करने को बोलते हैं। अगला वर्ड है अकोमोडेट, वर्ब होता है समायोजित करना, टू प्रोवाइड स्पेस और एडजस्ट टू फिट, एडजस्ट कर लेना किसी चीज़ को, है ना, या फिर एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड कर देना कि ठीक है हम उसमें तालमेल कर लेंगे, उसको एडजस्ट कर लेंगे। द होटल कैन अकोमोडेट अप टू 100 गेस्ट, होटल क्या कर सकता है, लगभग 100 के करीब में गेस्ट को अकोमोडेट कर सकता है, उनको एडजस्ट कर सकता है, उनको स्पेस दे सकता है। एडेप्ट हो सकता है, हाउस हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब एक तरफ तो
चीज़ों को एडजस्ट करा जा रहा है, स्पेस दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया, हटा के फेंक दिया, और डिसरिगार्ड करा जा रहा है। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए, मैन ऑफ आयरन, दृढ़ निश्चय व्यक्ति। देखो आयरन क्या होता है, बहुत मजबूत चीज़ होती है। कोई व्यक्ति अगर मैन ऑफ आयरन है तो वो क्या है, एकदम दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है, बहुत उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है। अ मैन विथ स्ट्रॉन्ग विल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल है उसकी, और डिटर्मिनेशन काफ़ी मजबूत है उसका, उसी को बोलते हैं मैन ऑफ आयरन। सरदार पटेल, आयरन मैन ही बोलते हैं उनको, तो सरदार पटेल वॉज नोन एज द मैन ऑफ आयरन, उनको क्या बोलते हैं, मैन ऑफ आयरन, एकदम लौह पुरुष बोलते हैं उसको। उनकी दृढ़ जो शक्ति थी, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। अगला है मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स से होती है पढ़ाई, और अगर कोई व्यक्ति मैन ऑफ लेटर्स है इसका मतलब बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है। अर्थात देखो, आप देखो कि कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसको लेटर लिखने नहीं आते, उसको कोई भी लेटर नहीं लिख सकता वो, तो मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है। कोई व्यक्ति अगर लेटर लिख रहा है तो इसका मतलब बहुत पढ़ा लिखा है। तो मैन ऑफ लेटर्स विद्वान व्यक्ति को बोलते हैं। एक लिटरेरी और स्कॉलरली मैन है तो उसकी बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। डॉक्टर राधाकृष्ण वॉज अ ट्रू मैन ऑफ लेटर्स, डॉक्टर राधाकृष्ण क्या थे, एक बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। मैन ऑफ पार्ट्स, बहुत प्रतिभा वाला व्यक्ति। पार्ट, कोई व्यक्ति बहुत सारे पार्ट हैं उसके अंदर, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को पार्ट को प्ले कर सकता है। तो मतलब क्या है, बहुत ही प्रतिभा वाला व्यक्ति है। अ मैन विद मैनी टैलेंट, बहुत सारे टैलेंट्स है उसके साथ, वो बहुत सारे पार्ट्स प्ले कर सकता है वो। ही इज़ अ मैन ऑफ पार्ट्स, वो क्या है, बहुत प्रतिभा वाला व्यक्ति है। एक एक्टर भी है, राइटर भी है और स्पीकर। देखो एक्टर का भी पार्ट प्ले कर लेता है वो, राइटर का भी पार्ट प्ले कर लेता है और स्पीकर भी है वो। तो तीनों मतलब क्या, वो एक बहुत ही बड़ा प्रतिभा वाला व्यक्ति है। मैन ऑफ स्पिरिट, साहसी। देखो स्पिरिट का मतलब साहस से होता है। कोई मैन ऑफ स्पिरिट है तो मतलब क्या, बहुत ही साहसी और जोशीला व्यक्ति है, करेजियस है, उसके अंदर हिम्मत है बहुत, और एंथुसियास्टिक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश भरा है काम चीज़ों को करने के लिए। इवन आफ्टर डिफीट, हारने के बावजूद, ही रिमेन्ड अ मैन ऑफ स्पिरिट, वो फिर भी साहसी रहा, हिम्मत वाला रहा। ठीक है, तो मैन ऑफ स्पिरिट मतलब हिम्मत वाला, जोशीला। फ्रेजल वर्ब्स, फॉल ऑन, हमला करने को बोलते हैं, टू अटैक। फॉल ऑन का मतलब क्या होता है, अटैक करना। द रोबर्स फेल ऑन, सेकेंड फॉर्म आ गई। द रोबर्स फेल ऑन द ट्रैवलर्स सडनली, चोर क्या हो गया, ट्रैवलर्स पर अचानक से गिर गया। हमला कर दिया मतलब उसने, गिरा थोड़ी है। फेल ऑन का मतलब क्या, अटैक करने को बोलते हैं ना, तो अटैक कर दिया उसने ट्रैवलर्स पर अचानक से। फॉल आउट, झगड़ पड़ने को बोलते हैं फॉल आउट। टू करल और डिसएग्री, करल करना है तो झगड़ा करना, या फिर असहमत हो जाना। दे फेल आउट अगेन, फिर से दोबारा से सेकंड फॉर्म आई है। दे फेल आउट ओवर अ माइनर इशू, तो एक माइनर इशू था, छोटा सा मामूली सा मुद्दा था, उस पर वो फेल आउट कर गए, मतलब क्या, झगड़ा करने शुरू कर दिया उन्होंने। फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल हो जाना, असफल हो जाना। टू फेल टू हैपन, कोई काम होने वाला था लेकिन वो नहीं हुआ, वो हो गया क्या, फॉल थ्रू। द डील फेल थ्रू एट द लास्ट मीटिंग, अगेन फिर से सेकंड फॉर्म। जो डील थी वो फेल थ्रू हो गई, मतलब फेल हो गई, लास्ट मीटिंग में वो सफल नहीं हो पाई। बी फेड अप का मतलब होता है, फेड अप हो गया मतलब ऊब गए, बोर हो गए। टू बी अनॉयड और बोर्ड विद समथिंग, किसी चीज़ से बोर हो गए, उसी को बोलते हैं टू बी फेड अप। आई एम फेड अप विद हिज एक्सक्यूजेज, मैं उसके एक्सक्यूज, उसके बहानों से तंग आ चुका हूँ, ऊब चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है बी फेड अप का मतलब बोर हो जाना, परेशान हो जाना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कॉन्टेजियस का मतलब ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है संक्रामक है कोई चीज़। कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड, वो ट्रांसमिट हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति पर फैल सकता है, वही होता है कॉन्टेजियस। कोविड था, कोविड वायरस कैसा था, कॉन्टेजियस था, फैल सकता था, संक्रामक था। द फ्लू इज़ हाईली कॉन्टेजियस, बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला फ्लू है। इन्फेक्शस हो सकता है, वही इन्फेक्शन फैल जाएगा। ट्रांसमिटेबल है, फैल सकता है। कम्युनिकेबल है, वो भी तीनों का सेम मीनिंग है, फैलना। इन्फेक्शस आपको पता होगा, ट्रांसमिटेबल को मार्क करो, कम्युनिकेबल को मार्क करो। अब एक तरफ तो संक्रामक है, फैल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, फिर नॉन इन्फेक्शस है, इन्फेक्शन नहीं होगा। आइसोलेटेड है और हार्मलेस है, उसका कोई नुकसान नहीं है। तीनों एंटोनियम्स हो जाते हैं इसके। अगला वर्ड है कॉन्टीगुअस। देखो एक तरफ तो कॉन्टेजियस था, वो संक्रामक है, फैलने वाला, ये है कॉन्टीगुअस, स्पेलिंग लगभग सेम से हैं। एडजेक्टिव है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। सन्निकट या फिर एक दूसरे से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, कॉन्टीगुअस होती है। शेयरिंग अ कॉमन बॉर्डर और टचिंग है, एक साथ में जुड़ी हुई है, उसी को बोलते हैं कॉन्टीगुअस। द टू स्टेट्स आर कॉन्टीगुअस, दो स्टेट्स कैसे हैं, कॉन्टीगुअस हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश क्या है, आपस में मिले हुए हैं। दिल्ली और हरियाणा क्या है, मिले हुए हैं, तो वो क्या है, कॉन्टीगुअस है। एडजेसेंट हो सकता है, बोरिंग हो सकता है और टचिंग। ठीक है, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ अगर जुड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ उसका उल्टा क्या रहेगा, फिर डिस्टेंट, दूरी हो सकती है, सेपरेट, अलग हो सकता है, और अपार्ट हो सकता है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम, तीनों का मतलब वही है, अलग से मतलब है तीनों का। कॉन्ट्राइट एडजेक्टिव होता है, पछताया हुआ, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग रिमोर्स, पछताने को बोलते हैं कॉन्ट्राइट।
ही लुक्ड कॉन्ट्राइट आफ्टर द मिस्टेक, गलती कर दी थी उसने, अब गलती के बाद वो कैसा दिख रहा है, कॉन्ट्राइट मतलब पछतावे में दिख रहा है। रिमोर्सफुल है, अपोलोजेटिक है, मतलब अपोलोजेटिक मतलब क्या कि वो माफ़ी मांगने वाला है, और रिग्रेटफुल है, उसको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, पश्चाताप है। ठीक है, तो तीनों का सेम मीनिंग है और वर्ड्स भी तीनों अच्छे हैं, तीनों को मार्क भी कर लो, रिमोर्सफुल को भी, अपोलोजेटिक को भी और रिग्रेटफुल को भी। अब एक तरफ तो पछताया हुआ है, काफ़ी रिमोर्सफुल है, कॉन्ट्राइट है, तो उसका उल्टा क्या रहेगा फिर, अनरिपेंटेंट है, डिफाइंट है और शेमलेस है। तीनों का मतलब वही है, उसको कोई पश्चाताप नहीं है, उसको कोई शर्म नहीं है, हाया नहीं है। ठीक है, तीनों का सेम मीनिंग है, मार्क करो इसमें से अनरिपेंटेंट को और डिफाइंट को। ठीक है, शेमलेस तो आपको पता होगा, शेमलेस मतलब शेम होती है शर्म, और जिसके पास शर्म की कमी है, लेस, शेमलेस जिसमें शर्म ही नहीं है, वही होता है। कॉन्वेलेसेंस नाउन होता है, स्वास्थ्य लाभ को बोलते हैं कॉन्वेलेसेंस। द ग्रेजुअल रिकवरी आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद एक लगातार जो रिकवरी चल रही होती है उस रिकवरी को बोलते हैं कॉन्वेलेसेंस। शी इज़ स्टिल इन कॉन्वेलेसेंस आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद अभी भी वो क्या है, कॉन्वेलेसेंस में है, रिकवरी में है। रिकवरी हो सकता है, रिहेबिलिटेशन हो सकता है और हीलिंग हो सकता है, मार्क कर लो रिहेबिलिटेशन को। एक तरफ तो स्वास्थ्य लाभ है, रिकवरी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ रिलैप्स हो गया, डिटीरियोरेशन है, लगातार गिरावट हो रही है और डिक्लाइन हो रहा है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स, इसमें से आप मार्क करेंगे डिटीरियोरेशन को और रिलैप्स को भी मार्क करेंगे। डिक्लाइन का आपको पता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आज की हमारी वोकैब कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में जब वीडियो की लास्ट होगा वहाँ पर हम करेंगे इन सभी का वोकैब का थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद जितना कुछ आपने पढ़ा है, अभी समझ में तो सब कुछ आ गया होगा, लेकिन अभी रटाएंगे लास्ट में, उसको करना। उससे पहले हम कर लेते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। बहुत प्यारा एडिटोरियल है, इसको पढ़ते हैं। आज पॉलिटिकल एक एडिटोरियल दिया है, द हिंदू का एडिटोरियल है, टाइटल है पावर एंड एजेंडा। पावर होती है शक्ति, पावर मतलब शक्ति, और एजेंडा होता है जो जिस पर काम करना होता है। अ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, एक जॉइंट प्लान है एक्शन का। नॉट अ कोलिशन गवर्नमेंट, शुड बी प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, एक जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन की आप साथ में प्लान करके एक्शन लें, ना कि एक कोलिशन गवर्नमेंट, ना कि केवल गठबंधन की सरकार। AIADMK जनरल सेक्रेटरी एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर Idapadi K. Palaniswamy's assertion that Union Home Minister Amit Shah, while in Chennai last week, did not talk of power sharing in the event of the victory of the newly stitched AIDMK BJP alliance in the 2026 assembly election is not surprising given the state's contemporary political history. AIADMK के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मुख्यमंत्री एदापाडी के पलानीस्वामी का जो एजर्शन है, उनका जो दावा है कि होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, वाइल इन चेन्नई लास्ट वीक, जब वो लास्ट वीक पिछले हफ्ते चेन्नई में थे, डिड नॉट टॉक ऑफ पावर शेयरिंग, उन्होंने पावर शेयरिंग की बात नहीं करी अमित शाह ने, इन द इवेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द न्यूली स्टिच। और क्या इवेंट था, किस इवेंट में आए हुए थे ये अमित शाह, विक्ट्री का इवेंट था ऑफ द न्यूली स्टिच, जो नया अभी गठबंधन हुआ है AIDMK का जो अलायंस हुआ है, उसके नए नए जुड़ा है, तो उसके, और किस लिए जुड़ा है, ये 2026 के असेंबली इलेक्शंस के लिए जुड़ा है, तो उसके इवेंट में आए हुए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी पावर शेयरिंग की बात अमित शाह जी ने नहीं करी। इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये एक सरप्राइजिंग बात नहीं है, गिवन द स्टेट्स कंटेम्पररी पॉलिटिकल हिस्ट्री। और ये क्यों इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टेट जो तमिलनाडु का स्टेट है उसकी हिस्ट्री इतनी कंटेम्पररी रही है ना, तो वो पावर शेयरिंग का कोई ऐसा मुद्दा उठाया नहीं जा सकता था। अभी पता लगेगा कि क्यों नहीं उठाया जा सकता था। तमिलनाडु इज़ नॉट नॉन टू हैव मल्टी पार्टी रेजिम्स, तमिलनाडु में कभी भी, तमिलनाडु इस चीज़ के लिए जाना ही नहीं जाता है कि वहाँ पर मल्टी पार्टी रिजीम चले, कई पार्टी की एक साथ मिलकर सरकार चले, तो तमिलनाडु में ऐसा कभी देखने को मिला नहीं है। इट डिड नॉट हैव सच एन अरेंजमेंट इवन इन 1952 एंड 2006 व्हेन द असेंबली इलेक्शंस डिड नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल पार्टी मेजोरिटी। ऐसा तो कभी देखने को ही नहीं मिला इस टाइप का अरेंजमेंट कि भाई मल्टी पार्टी रिजीम्स आ गया हो, चाहे वो 1952 की बात कर लें, चाहे 2006 की बात कर लें, जब असेंबली इलेक्शंस में एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, तब भी मल्टी पार्टी का रिजीम तो नहीं आया था। इवन इन जून 1980, और यहाँ तक कि 1980 जून में भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स वर स्टन्ड, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स थे, जो राजनीति को लगातार देख रहे थे, विश्लेषण करते हैं, वो लगातार अगर देख रहे थे, वो भी स्टन्ड थे, वो भी अचंभित थे बाय द डिसाइसिव वोट इन फेवर ऑफ द AIDMK, जब पार्टी, यहाँ की पब्लिक ने, वहाँ के लोगों ने वोट करा AIDMK के फेवर में, एंड द रिजेक्शन ऑफ द DMK कांग्रेस रिजीम कंबाइन, और जो रिजेक्शन कर दिया DMK कांग्रेस का जो साथ में कॉम्बिनेशन था, उसको रिजेक्ट कर दिया और AIDMK को वोट दिया था 1980 में भी, विच हैड अग्रीड ऑन शेयरिंग पावर। और किस लिए नहीं दिया, क्योंकि AIDMK
को वोट क्यों दिया? क्योंकि डीएमके और कांग्रेस में आपस में कोलिशन था और ये पावर शेयर के लिए आपस में एग्री कर रहे थे। लेकिन वहाँ की जनता को तो पसंद ही नहीं है, वहाँ की जनता चाहती है कि सिंगल पार्टी रूल करे, तो फिर इसलिए उन्होंने एआईडीएमके को वोट दिया था। द AIADMK's victory was considered to be sensational because in January that year it had bagged only 2 Lok Sabha constituencies as against the 37 seats for the DMK Congress coalition. AIADMK की जो विक्ट्री है वो एकदम सेंसेशनल, एकदम सनसनी बनी। क्यों बनी? क्योंकि जनवरी में उस साल क्या हुआ, इसने केवल 2 लोकसभा सीट जीती और 37 सीटों पर इसने डीएमके ने और कांग्रेस कोalition ने पकड़ बनाई। लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें 37 सीटें जीती डीएमके कांग्रेस ने। एआईएडीएमके ने केवल 2 सीटें जीती, लेकिन स्टेट के जो इलेक्शन हुए उसमें एआईडीएमके सरकार बना गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसेशनल था, एकदम सनसनी वाली रिजल्ट थे उस वोटिंग के, उस इलेक्शन के बहुत ही सनसनी वाले सेंसेशनल रिजल्ट निकल कर आए थे। एन एक्सप्लेनेशन वॉज दैट इवन दो द डीएमके कांग्रेस फ्रंट हैड proposed a coalition ministry, it was an idea that did not go down well with the voter. एक एक्सप्लेनेशन ये आया उस टाइम पे कि जो डीएमके कांग्रेस की सरकार आपस में बन रही थी ना मिलकर, ये जो लड़ रहे थे इलेक्शन को, तो इन्होंने क्या प्रपोज कर दिया कि इन्होंने कोलिशन मिनिस्ट्री को कर दिया कि भाई हम मिलकर मिनिस्ट्री चलाएंगे। तो ये जो आइडिया था ये डिड नॉट गो डाउन, ये लोगों को रास नहीं आया, वहाँ के जो वोटर्स थे उनको रास नहीं आया और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर एआईडीएमके को दे दिया वोट। सिंस देन, तब से The two Dravidian measures have shunned the idea of a coalition government, और तब से जो दो इम्पोर्टेंट दो बड़े ड्राविडियन पार्टीज़ हैं, ये एआईडीएमके और डीएमके, ये जो 2 बड़ी पार्टीज़ हैं तब से लेकर अभी तक इन पार्टीज़ ने मेजर्स हैव शंड द आइडिया, इन्होंने आइडिया को ही दूर कर दिया है कोलिशन गवर्नमेंट के। शंड का मतलब होता है दूर कर देना। हाउएवर, लेकिन व्हाट इज़ इनएक्सप्लिकेबल is the AIADMK chief talking almost a week to clarify the party's position, even though he was a part of Mr. Shah's media meet in Chennai. लेकिन क्या है, what is inexplicable, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा inexplicable है, is the AIADMK's chief, जो AIADMK के जो चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट टॉकिंग अ वीक टू क्लैरिफाई, लगभग 1 हफ्ते का उन्होंने समय ले लिया क्लैरिफाई करने के लिए पार्टी की पोजीशन को। इवन दो ही वॉज अ पार्ट, और जबकि वो पार्ट भी थे, जो मिस्टर शाह, जो अमित शाह आए थे, उनकी जो मीडिया मीटिंग हुई चेन्नई में, उसके वो पार्ट भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया चीज़ों को क्लियर करने के लिए। मिस्टर शाह हैड सेड दैट द इशू ऑफ द बीजेपी बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री वुड बी डिसाइडेड आफ्टर द इलेक्शन। और मिस्टर शाह क्या कहकर गए कि ये जो इशू है ना बीजेपी का, कि भाई बीजेपी पार्ट बनेगी मिनिस्ट्री का, तो ये जो इलेक्शन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि बनना है या नहीं बनना है। तो ये बात बोलकर अमित शाह चले गए। ऑन 2 अर्लियर ओकेजन, पिछले 2 मौक़ों पर, इंक्लूडिंग वन आफ्टर हिज मीटिंग विद मिस्टर पलानीस्वामी इन न्यू दिल्ली लास्ट मंथ, पिछले महीने 2 ओकेजन हुए। तो एक तो पिछले महीने हुआ कि पलानीस्वामी की न्यू दिल्ली में लास्ट मंथ मीटिंग हुई अमित शाह के साथ। मिस्टर शाह हैड रेफर टू द नोमेनक्लेचर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और मिस्टर शाह ने रेफरेंस दिया किस चीज़ का, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण जो हुआ है, किस चीज़ के नाम की तरफ उन्होंने इशारा किया, एनडीए जो इनका अलायंस है बीजेपी वाला, उसकी तरफ उन्होंने इशारा करते हुए चीज़ों को कहकर चले गए। द कांग्रेस जो है विच लॉस्ट पावर इन द स्टेट इन 1967 में जो कांग्रेस पावर में हार गई थी, वहाँ से पावर चली गई थी कांग्रेस की 1967 में, has also expressed its desire on several occasions to have a share in power। अब कांग्रेस की अभी भी इच्छा ये रहती है, वो अपनी डिज़ायर को व्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है अलग अलग ओकेजन्स पर, अलग अलग उपलक्ष्य में, चीज़ों में, टू हैव अ शेयर इन पावर, कि भाई वो चाहती है कि पावर में वो फिर से आ जाए। इन 2006 में क्या हुआ, व्हेन द डीएमके रिजीम वॉज डिपेंडेंट ऑन द कांग्रेस फॉर अ मेजोरिटी, 2006 में जब डीएमके का रिजीम चल रहा था, वॉज डिपेंडेंट ऑन द कांग्रेस, और जब ये डीएमके किसके ऊपर निर्भर थी, कांग्रेस के ऊपर निर्भर थी। जब मेजोरिटी डीएमके को नहीं मिलती थी, कांग्रेस का सपोर्ट उसको लगता था। फॉर्मर चीफ ऑफ द तमिलनाडु कांग्रेस कमिटी EVKS एलंगोवन रफल्ड द डीएमके's feathers by demanding a slice of the cake। तो जो उस टाइम पे 2006 में जब सपोर्ट में रहती थी बीजेपी और डीएमके, तो इनका जो फॉर्मर चीफ था तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी का EVKS इलंगोवन, उसने रफल कर दिया, ख़राब कर दिया चीज़ों को, डीएमके के फेदर्स को काट दिया
बाय डिमांडिंग अ स्लाइस ऑफ द केक, और एक हिस्सा मांग लिया था उसने। इट इज़ नेचुरल दैट द बीजेपी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो बीजेपी है, विच फॉर द फर्स्ट टाइम इन तमिलनाडु, जो पहली बार तमिलनाडु में सॉ एन इम्प्रूव्ड वोट शेयर इन 2024 जनरल इलेक्शन, बीजेपी जो कि पहली बार तमिलनाडु में उसने एक अपने वोट शेयर में एक इम्प्रूवमेंट देखा है 2024 के जनरल इलेक्शंस में, लोकसभा वाले में 11.4% का उछाल आया है, विदाउट द सपोर्ट ऑफ आइदर द्रविडियन मेजर, किसी भी द्रविडियन मेजर के बिना सपोर्ट के भी 11.4% का उछाल बीजेपी को अपने वोट शेयर में देखने को मिला है। इज़ नाउ, अब ये इज़ किसके लिए आया? बीजेपी के लिए। इज़ नाउ कीन टू शेयर पावर, अब वो बहुत ज़्यादा इच्छुक है, कीन मतलब इंटरेस्टेड है पावर शेयर करने में, तो ये चाहेंगे कि तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें भी ये पावर को शेयर करें। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट इट माइट वॉन्ट द AIDMK टू फॉलो द एग्जाम्पल सेट बाय द तेलुगु देशम पार्टी TDP इन नेबरिंग आंध्र प्रदेश, और ये चाहेंगे, इट इज़ ऑल्सो लाइकली, ये ऐसा है कि इट माइट वॉन्ट, इट के लिए किसके लिए आ रहा है? बीजेपी के लिए। ये चाहेगी कि AIDMK फॉलो करे एग्जाम्पल जो कि तेलुगु देशम पार्टी TDP नेबर आंध्र प्रदेश में काम कर रही है, वैसे ही मिलकर इनके साथ चले। डेस्पाइट ए मेजोरिटी ऑफ 135 सीट्स इन द 2024 असेंबली इलेक्शन, 135 सीटों के बावजूद 2024 के इलेक्शन, जो असेंबली के इलेक्शन हुए, वो 2024 में 135 सीटों के बावजूद जो TDP है, तेलुगु देशम पार्टी, अकोमोडेटेड द बीजेपी, उसने बीजेपी का साथ दिया, एंड द जन सेना पार्टी इन द स्टेट कैबिनेट। तो TDP के पास 135 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, उसके बावजूद भी उसने बीजेपी का साथ दिया और जन सेना पार्टी को साथ में लेकर स्टेट कैबिनेट में वो रूल कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द टू नेशनल पार्टीज, दो नेशनल पार्टीज के अलावा, द पताली मकल कच्ची एंड द विदुथलाई चिरुथाईगल कच्ची, ये थोड़ा साउथ के नाम है इसलिए थोड़ा सा अलग है, इन तमिलनाडु, ये दोनों पार्टीज़ हैं, आर नॉन एडवोकेट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। ये दोनों क्या हैं? इन दोनों को बताया जाता है एडवोकेट्स, वक्ता बताया जाता है किस चीज़ का? कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट का ये वक्ता है पूरे। द AIADMK एंड द BJP शुड फोकस ऑन अ क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव प्लान ऑफ एक्शन सच एज एड्रेसिंग द स्टेट्स क्रॉनिक प्रॉब्लम्स एंड लाइवलीहुड इश्यूज बिफोर टॉकिंग अबाउट शेयरिंग पावर। AIADMK और BJP, दो जो अभी वहाँ पर मजबूत पार्टी हैं दोनों, शुड फोकस ऑन ए क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव, इनको एक बहुत ही विश्वसनीय ऑल्टरनेटिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बात करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए। सच एज एड्रेसिंग, और क्या चीज़ करनी चाहिए? इनको एड्रेस करना चाहिए स्टेट का जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है ना, जो लगातार प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर, तमिलनाडु में, एंड लाइवलीहुड इश्यूज़, और जो जीविका के, जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो इश्यूज़ हैं, बिफोर टॉकिंग अबाउट शेयरिंग पावर। तो पावर शेयर की बात भाई साहब बाद में कर लेना, पहले लोगों के जो डेली के मुद्दे हैं ना, जो उनकी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लाइवलीहुड की प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप पहले उनकी बात कर लो, पावर शेयरिंग की बात तो बाद में कर लेना। पावर इज़ अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स, पावर एक टूल, पॉलिटिक्स का टूल हो सकता है, एंड नॉट इट्स अल्टीमेट गोल, लेकिन अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता। भाई पावर जो है, जो शक्ति है, वो पॉलिटिक्स का एक टूल हो सकता है, लेकिन वो अल्टीमेट गोल तो नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स का अल्टीमेट गोल क्या है? लोगों की सेवा ही तो करना अल्टीमेट गोल होता है। तो फिर ये बात इसमें बताई गई। बड़ा प्यारा एडिटोरियल था यार, बड़ा मज़ा आया पढ़ के। कॉम्प्रहेंशन MCQs देखते हैं। Why did the AIADMK's 1980 असेंबली विन सरप्राइज पॉलिटिकल ऑब्जर्वर? पॉलिटिकल ऑब्जर्वर को 1980 की जो असेंबली विन हुई उसने कैसे सरप्राइज करा? भाई देखो, इसकी लोकसभा के इलेक्शंस में बहुत कम 2 सीट आई थी मात्र, दूसरी तरफ DMK और कांग्रेस की बहुत ज़्यादा सीट आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी असेंबली के जो इलेक्शंस हुए ना स्टेट के, उसमें सरकार बना गई। तो किस लिए चौंक गए लोग वहाँ, इसीलिए चौंक गए वो। इट वॉज देयर फर्स्ट एवर इलेक्शन, नहीं फर्स्ट तो नहीं था। दे हैड फॉर्म्ड ए कोलिशन गवर्नमेंट, नहीं है। दे हैड ओनली 2 लोकसभा विन, देखो आ गया ना, 2 लोकसभा विन्स हुई थी केवल उस साल में। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट की डिफरेंस इज नोटेड बिटवीन द TDP एंड द AIADMK रिगार्डिंग पावर शेयरिंग? क्या डिफरेंस इसमें देखने को मिला दोनों TDP में और AIADMK के पावर शेयरिंग में? TDP रिफ्यूज टू शेयर पावर, काटो इसको। AIADMK इंक्लूडेड नेशनल पार्टीज इन देयर कैबिनेट। TDP इंक्लूड्स अलाइड डिस्पाइट मेजोरिटी। AIADMK हैड नो मेजोरिटी। अब बताओ, देखो TDP ने इंक्लूड कर लिया था एलाइज को डिस्पाइट मेजोरिटी होने के बावजूद भी TDP ने तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश में है, उसने किस को करा? एक तो कर दिया उसने BJP को, और एक किसको करा था? जन सेना पार्टी। कौन सी पार्टी आई अभी दिखाता हूँ ना मैं, यहीं पे तो आया था, ये रहा, ये यहाँ पर। इसमें इसने क्या लिया था? एक तो TDP को दे दिया था और BJP को दे दिया था। TDP तो है ही खुद ही, तो TDP ने किसको करा है अभी दिखाता हूँ,
देखो, एक बीजेपी को दे दिया और एक जनसेना पार्टी, इन दोनों के साथ फिर भी वो असेंबली इलेक्शन में गठबंधन बनाएगी डिस्पाइट अ मेजोरिटी ऑफ 135 सीट्स। तो यही पूछ रहा है इसमें कि भाई इसने क्या करा, तो इसने करा है टीडीपी ने इंक्लूड कर लिया अलायंस को, बीजेपी और जनसेना पार्टी को, डिस्पाइट मेजोरिटी, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और द मेन सजेशन ऑफ द एडिटोरियल, एडिटोरियल में क्या मेन सजेशन दिया जा रहा है एआईडीएमके और बीजेपी के लिए, वो क्रिएट करें एक नई पार्टी, नहीं, फोकस करें लाइवलीहुड पर, रियल इश्यूज़ पर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यही ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा कि भाई फोकस करो आप लाइवलीहुड पर लोगों की, और जो रियल मुद्दे हैं उन पर फोकस करो, पावर शेयरिंग की बातें बाद में कर लेना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्रामर के एमसीक्यूज करते हैं। तमिलनाडु डैश नॉट नॉन टू हैव मल्टी पार्टी रिजीम्स। तमिलनाडु सिंगुलर है, तो सिंगुलर में आज तो आएगा, आर तो आएगा नहीं, वर्ब भी नहीं आएगा, या तो वॉज आएगा या फिर इज आएगा। वो पहले थोड़ी ना थी, वो तो आज भी है ना, तो इज आ जाएगा इसमें, फिर सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या जाएगा, फिर इज आएगा, पास्ट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। तमिलनाडु है, इज नॉट नॉन टू हैव मल्टी पार्टी रिजीम्स, तो तमिलनाडु कभी भी नहीं जाना जाता है किस चीज़ के लिए, मल्टी पार्टी रिजीम्स के लिए, तो इज आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सिंपल। इसमें से करेक्ट चूज करना। ही रेफर टू द कोalition प्लान इन द लास्ट मीटिंग, ही रेफरिंग टू द न्यू प्लान, ही हैड रेफर टू द प्लान इन द लास्ट मीटिंग। अब इसमें से आपको फाइंड करना है एरर। देखो, ही रेफर टू द कोalition प्लान इन द लास्ट मीटिंग, इसमें से आप बताओ एरर क्या है। ध्यान से देखो इसको, बहुत ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा। ही है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में आना चाहिए वर्ब सिंगुलर, लेकिन ही के साथ रेफर आ रहा है। क्या होना चाहिए था यहाँ पर, एस लगना चाहिए था, रेफर्स होना चाहिए था। ही और शी के साथ में क्या करते हैं हम, रेफर्स करते हैं ना, तो ही रेफर्स होता, तो ये तो पहला तो इसलिए कट गया। अगला है ही रेफरिंग टू द न्यू प्लान। अगर रेफरिंग आएगा तो उससे पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ इज एम आर वॉज वर्ड कुछ तो चाहिएगा, इसने कुछ नहीं दिया तो काटो इसको भी। ही रेफरिंग नहीं होगा, ही इज रेफरिंग तो ठीक है, लेकिन या ही वॉज रेफरिंग ठीक है, ही रेफरिंग तो कोई मतलब नहीं होता। तीसरा, ही हैड रेफर्ड, ये तो ठीक लग रहा है। इसके अलावा चौथा देखो, ही रेफर्ड द प्लान। देखो पहली बात तो रेफर्ड के साथ में यहाँ पर टू आना था, यहाँ पर टू आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया। दूसरा, रेफर्ड की स्पेलिंग देखो आप, REFERED कर रखा है, जबकि REFERRED होना चाहिए, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। ही हैड रेफर्ड टू द प्लान इन द लास्ट मीटिंग, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल का क्वेश्चन है, इट इज डैश आइडिया दैट डिड नॉट गो वेल विद द वाटर। आइडिया है, आइडिया, तो सिंगुलर, इसमें साउंड कैसी आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, तो ए तो आएगा नहीं, एन आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। इट इज़ एन आइडिया, एक ऐसा आइडिया है दैट डिड नॉट गो डाउन, ठीक है, तो ये हो गया, तो एन आइडिया, सी ऑप्शन इसमें, सॉरी बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे, चलिए भाई, ये सब तो हो गया। अब हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस करते हैं वोकैब की, किससे, ट्रिकी MCQs से। चलिए भाई करिए। कोलिशन का बेस्ट सिनोनियम पूछा है। सिनोनियम क्या होता है भाई, पहली बात तो कोलिशन होता क्या है ये बताओ। कोलिशन होता है गठबंधन, तो सेपरेशन तो अलग हो गया, डिसएग्रीमेंट हो नहीं सकता, डिसएग्रीमेंट में कोलिशन कैसे करोगे। कियोस, अगर मतभेद हैं, दंगे हैं, तो फिर तो कैसे होगा। कोलिशन का मतलब होता है अलायंस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, अलायंस मतलब कोलिशन। हिज बोल्ड असर्शन ड्यूरिंग द डिबेट मेड द रूम फॉल साइलेंट। व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द असर्शन। क्लोजेस्ट पूछा है मतलब सिनोनियम पूछा है असर्शन का। असर्शन होता है क्या, असर्शन किसको बोलते हैं, असर्शन बोलते हैं दावे को, दावे को ही तो असर्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नहीं हो गया, डाउट नहीं हो गया, कंप्लेंट नहीं हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन मतलब असर्शन, एक दावा करा जा रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच सेंटेंस यूजेज द वर्ड स्टिच करेक्टली। स्टिच का मतलब होता है सिलना, जोड़ना। ही स्टिच्ड अ प्लान अगेंस्ट हिज एनिमीज। आई हैव अ स्टिच इन माई साइड आफ्टर रनिंग। ही मेड अ स्टिच टू ड्रिंक, द स्टिच ऑफ टाइम वेट्स फॉर नन। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखो, आई हैव अ स्टिच इन माई साइड आफ्टर रनिंग, रनिंग के बाद चीज़ें उसके पास में क्या है, आई हैव ए माई स्टिच इन माई साइड। ही स्टिच द प्लान अगेंस्ट हिज एनिमीज, एनिमीज के खिलाफ उसने इसको तो नहीं करा, नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आई हैव अ स्टिच इन माई साइड आफ्टर रनिंग, रनिंग के बाद मेरे साइड में क्या है, स्टिच हो रही हैं चीज़ें। भाई रनिंग के बाद कुछ उसका कुछ कपड़े वपड़े जो भी होगा, लोअर वगैरह, वो क्या हो गया, फट हो गया, तो फिर वो स्टिच हो रही है। नेक्स्ट, द मैजिशियंस ट्रिक लेफ्ट द ऑडियंस स्टंट। मैजिशियन की ट्रिक लगाई मैजिशियन ने, जो उसने जादू दिखाया, उससे ऑडिशन हो गई स्टंट, मतलब क्या, चौंक गई होगी। इसका पूछा है एंटोनियम। इम्प्रेस तो चौंकने को ही बोलते हैं, प्रिपेयर्ड, शॉक्ड और बिविल्डर्ड। देखो इम्प्रेस्ड, बिविल्डर्ड और शॉक तीनों का मतलब चौंकने से है। प्रिपेयर्ड है अगर कोई पहले से ही, तो वो चौंक नहीं सकता, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट करो। व्हाट डज डिसाइसिव मीन इन द सेंटेंस। डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक। हर डिसाइसिव वोट एंडेड द डेडलॉक।
फाइनल और इम्पैक्टफुल हो सकता है। कंफ्यूजिंग एंड लेट तो नहीं है। हेजिटेंट और अनश्योर भी नहीं है। डिलेड एंड वेग भी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। डिसाइसिव का मतलब ही होता है फाइनल और इम्पैक्टफुल, जिसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। चूज द बेस्ट यूजेज ऑफ द वर्ड शन। शन का मतलब होता है अलग हो जाना। ही शन्ड हिज टाई बिफोर लिविंग, उसने अपने संबंध खत्म कर दिए। द मॉन्क शन्ड मटेरियल प्लेजर्स, हाँ मटेरियल प्लेजर्स से बिल्कुल अलग रहता है वो, हाँ ये हो सकता है। द थीव वॉज शन्ड टू हिज टूल्स, थीफ शन कर रहा है अपने टूल, नहीं टूल्स के तो साथ चलता है थीफ। अगर वो कहीं जाकर लोकर तोड़ेगा, ताले तोड़ेगा, तो टूल्स के तो साथ चलता है, उससे अलग थोड़ी चलता है। ही शन टू विन, ये छोड़ दो, बी ऑप्शन करेक्ट है। मॉन्क शन करता है अलग रहता है मटेरियल प्लेजर्स से, बी ऑप्शन करेक्ट है। द वर्ड रिजीम यूजुअली रेफर्स टू, जो वर्ड रिजीम है उसका मतलब क्या होता है? रिजीम का मतलब होता है शासन। एक इमोशनल ब्रेकडाउन तो है नहीं, एक फूड का डिश भी नहीं है, गवर्नमेंट या सिस्टम है रूल करने का, सी ऑप्शन करेक्ट है। विच सिचुएशन बेस्ट डिस्क्राइब, बेस्ट डिस्क्राइब का मतलब होता है सिनोनियम, समथिंग इनएक्सप्लिकेबल। एक मिस्ड बस है, एक फॉरगॉटन बर्थडे है, एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है विथ नो स्ट्रिंग्स, जिसके अंदर कोई स्ट्रिंग्स नहीं है, या फिर एक कैंसल्ड मीटिंग को बोल देंगे इनएक्सप्लिकेबल। बताओ भाई किसको बोलोगे, बताओ जल्दी फटाफट। देखो पहले तो मुझे ये बताओ इनएक्सप्लिकेबल का मतलब क्या होता है। भाई कोई चीज़ अगर समझ में ही नहीं आएगी वही तो होता है इनएक्सप्लिकेबल। तो मिस्ड बस तो है नहीं, एक फॉरगॉटन बर्थडे हो सकता है, एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट विद नो स्ट्रिंग्स, या फिर एक कैंसल्ड मीटिंग। तो भाई एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है और उसके कोई स्ट्रिंग्स है नहीं, मतलब क्या कि वो ऐसे ही तैर रहा है, ये समझ में ही नहीं आ रहा कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट तैर कैसे रहा है, तो मतलब वो समझ से बाहर है, तो वो क्या है? इनएक्सप्लिकेबल है, सी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट डज नोमेनक्लेचर मीन इन दिस सेंटेंस, सेंटेंस में नोमेनक्लेचर का मतलब बता दो। नोमेनक्लेचर वही होता है ना नाम करने की प्रक्रिया। द नोमेनक्लेचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इज कॉम्प्लेक्स, तो स्ट्रक्चर, नेमिंग सिस्टम, प्रोसीजर या फिर शेड्यूल, तो नेमिंग सिस्टम को बोलते हैं नोमेनक्लेचर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट एंटोनियम बताना है आपको रफल का। रफल का मतलब होता है बिगाड़ना, खराब करना। एजिटेट, डिस्टर्ब, अनॉय, ये तीनों तो हो गए इसके सिनोनिम। बचा काम, यही होता है शांत करना। एक तरफ तो बिगाड़ना, भड़काना, रफल हो गया, फिर उसका उल्टा क्या हो जाएगा? फिर काम हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अकोमोडेट का मतलब पूछा इस कंटेक्स्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अकोमोडेट इन कंटेक्स्ट, ब्लॉक कर देना किसी की एंट्री को नहीं, अकोमोडेट वो नहीं होता। एडजस्ट कर लेना और प्रोवाइड करना स्पेस, यही होता है अकोमोडेट का मतलब, कि भाई एडजस्ट कर रहे हो आप, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैन ऑफ आयरन का मतलब बताओ। मैन ऑफ आयरन, आयरन बहुत मजबूत होता है, तो मतलब जिसकी बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है वही तो होता है मैन ऑफ आयरन। एक्सट्रीमली इमोशनल नहीं होगा, वीक विल्ड तो है नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है वो तो। टफ और डिटरमिन्ड है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आयरन मैन वही तो है जिसकी बहुत इच्छा शक्ति है, तो टफ एंड डिटरमिन्ड, सी ऑप्शन करेक्ट। मैन ऑफ लेटर्स, जो व्यक्ति बहुत सारे लेटर लिख सकता है तो वही होता है मैन ऑफ लेटर्स, बहुत विद्वान व्यक्ति है। पोस्टमैन तो है नहीं लेटर, देखो कभी भी ना लिटरल मीनिंग पे मत जाना, लेटर आया तो पोस्टमैन मत कर देना यहाँ पर। बिजनेसमैन नहीं होगा, स्कॉलर है और राइटर है, यही होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। मैन ऑफ लेटर्स मतलब स्कॉलर, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है। द फ्रेज मैन ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स मतलब बहुत सारे पार्ट वो प्ले कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है अलग अलग। एक पर्सन इन्वॉल्व कर रहा है मशीनरी में नहीं है, पजल मेकर भी नहीं है, ब्रोकन पर्सन भी नहीं है, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन को बोलते हैं मैन ऑफ पार्ट्स, बी ऑप्शन करेक्ट। मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट होती है हिम्मत, तो हिम्मतदार व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है और करेजियस है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। द प्रोजेक्ट फेल थ्रू ड्यू टू द बजट कट्स, द व्हाट डज फेल थ्रू मीन, फेल थ्रू का मीनिंग पूछ रहा है भाई, फेल थ्रू का मतलब क्या? सक्सेसफुल हो जाना, फेल हो जाना, पोस्टपोन हो जाना, या फिर कोलैप्स कर जाना फिजिकली। तो कोई चीज़ अगर फेल थ्रू हो गई बजट कट की वजह से, तो मतलब क्या? वो तो फेल हो गई, फेल हो गई, वो हो ही नहीं पाई, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी, फेल टू हैपन, फेल टू हैपन। दो फ्रेंड्स है फॉल आउट, व्हाट हैपन, दो लोग, दो दोस्त हैं, फॉल आउट हो गए, तो उन्होंने प्लेस को छोड़ दिया। आर्ग्यू या फाइट कर ली, फॉल अजलीप करके सो गए, या फिर स्लिप, या फिर वो गिर गए। बताओ भाई क्या हो गया? फॉल आउट का मतलब है आर्ग्यूमेंट हो गई शुरू, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई भाई, फाइट हो गई, तो दो फ्रेंड्स में फॉल आउट हो गया मतलब लड़ाई हो गई, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, आई एम फेड अप विद द कॉन्स्टेंट नॉइस, जो लगातार आवाज़ आ रही है, शोर मच रहा है, उससे मैं फेड अप हो चुका हूँ, मतलब क्या? मैं परेशान हो चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ, इरिटेट हो चुका हूँ। ईगर एक्साइट तो नहीं है, हंग्री नहीं है, सरप्राइज नहीं है, एनॉय हो गया, इरिटेट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट। इफ़ यू फॉल ऑन हार्ड टाइम्स व्हाट डज इट मीन, फॉल ऑन का मीनिंग पूछा है, बताओ भाई। यू मीट गुड लक, यू बिकम रिच सडनली, यू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी, या फिर यू ट्रिप, बताओ इसका क्या हो जाएगा भाई?
फॉल ऑन हार्ड टाइम्स, फॉल ऑन का मतलब क्या है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, फेस कर रहे हो डिफिकल्टी। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा 19 का, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी। डिस्क्राइब पूछ रहा है वर्ड का कि भाई एक डिसीज है दैट कैन बी स्प्रेड, जिसको फैलाया जा सकता है बाई कॉन्टैक्ट, किसी के कॉन्टैक्ट से वो फैल सकती है, तो वो कौन सी है? वो है कॉन्टीगुअस नहीं, कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस डिसीज को बोलते हैं ऐसी बीमारी जो फैल सकती है, स्प्रेड हो सकती है। 20 का ये ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज कॉन्टीगुअस का मीनिंग पूछा है, फीलिंग सॉरी, कोई सॉरी फील कर रहा है, एडजेसेंट है या टचिंग है, रिकवरी कर रहा है इलनेस से, लाउड और नॉइजी, नहीं एडजेसेंट है, बिल्कुल साइड वाला है, जुड़ा हुआ है, कॉन्टीगुअस उसी को बोलते हैं, कॉन्टीगुअस मतलब एडजेसेंट, जुड़ा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, एक ऐसा पर्सन है जो कॉन्ट्राइट है, तो कॉन्ट्राइट किसको बोलेंगे? प्राउड और एरोगेंट, एकदम एक्साइटेड हो सकता है, डीपली सॉरी बोलने वाला हो सकता है, और टोटली फियरलेस हो सकता है। बताओ भाई कौन सा है? जो व्यक्ति डीपली सॉरी बोल सकता है वही तो कॉन्ट्राइट है, ठीक है। शर्मनाक है कोई, शर्मसार है कोई व्यक्ति, तो वही तो होता है सॉरी बोलने वाला, कॉन्ट्राइट। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, द पीरियड ऑफ कन्वलेसेंस। कन्वलेसेंस क्या है? जब आपकी रिकवरी चल रही होती है किसी बीमारी के बाद, पीक नहीं है इलनेस का, कंटेमिनेशन की स्टेज है नहीं, रिकवरी पीरियड को ही बोलते हैं कॉन्वेलेसेंस। ओके, तो रिकवरी हो रही है बीमारी में, उसको बोलते हैं कॉन्वेलेसेंस। नीचे आज के वर्ड्स लिखे हैं भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देंगे। आज के वर्ड्स हैं, इनको पढ़ लो, पढ़ेंगे, और जब इनको लिखेंगे कमेंट में, इनका वन वर्ड में आप इनका आंसर देंगे, तो आपकी बहुत ही स्पीड में फिर तैयारी हो जाएगी डेली बेसिस पर। पहला वर्ड है कोलिशन, अजर्शन, स्टिच, स्टन, डिसाइसिव, शन, रिजीम, इनएक्सप्लिकेबल, नोमेनक्लेचर, रफल, एकोमोडेट। ये आज के 11 वर्ड्स हैं, इनको आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। नीचे आंसर की दी गई है। पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से, ठीक है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ। जितना कुछ स्टार्टिंग से पढ़ाया है सब कुछ आप अपने आप से भी पढ़ेंगे, एडिटोरियल की खुद से ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, ग्रामर को अटैम्प्ट करेंगे, और ये जो 23 के आसपास आज क्वेश्चन हैं वोकैब के, इनको खुद से जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको सब चीज़ें रट जाएंगी। डेली बेसिस पर अच्छी तैयारी करने का एक बहुत ही बढ़िया क्लास है ये, इसको डेली कंज्यूम कर लिया करें। ऑलराइट, चलिए आप मेहनत करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।